और ये सब कुछ मैंने बगैर एकेडमी के, बगैर मेंटोर के, बगैर एवेल्युएशंस के, मैंने किसी को कोई एवेल्युएशन भी नहीं करवाई और मैंने कभी प्रेसी भी नहीं किसी को चेक कराई और ना पेपर से पहले कभी लिखी है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप ये कर लें और ये सब्र से करने वाली प्रैक्टिस है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान हिजरा। आज मैं आपके लिए अपनी CSS की स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जिस पर अमल करते हुए मैंने ना सिर्फ CSS को पास किया बल्कि एलोकेशन भी हासिल की। और ये सब कुछ मैंने बगैर एकेडमी के, बगैर मेंटोर के, बगैर एवेल्युएशंस के, मैंने किसी को कोई एवेल्युएशन भी नहीं करवाई, ना ऐसे की ना किसी और सब्जेक्ट की। तो एक मैं जो मेरी अपनी स्ट्रेटजी है वो मैं एस्पायरेंट के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि वो लोग जो एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते, मेंटोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर बैठ कर तैयारी करना चाहते हैं ताकि उनको एक हेल्प मिले और उनको एक रोड मैप मिले। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं और मेरी स्ट्रेटजी और ये सारी चीज़ें पूछना चाह रहे हैं। तो मेरी एक ये कोशिश है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो जाए। और इस वीडियो को कंप्लीट देखें, एंड तक देखें ताकि आपको एक हर चीज़ जो है वो समझ आए। और ये एक मैं सीरीज़ के तौर पर लेकर चलूँगा ताकि हर टॉपिक जो है वो डिटेल के साथ हम डिस्कस कर सकें और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हासिल हो सके। तो स्ट्रेटजी जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हमारा जो सबसे मेन फोकस होता है वो हमारा होता है इंग्लिश राइटिंग। सबसे पहले हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। इंग्लिश में हमने क्या इम्प्रूव करना है? हमने इंग्लिश जो एक्सप्रेशन है, राइटिंग एक्सप्रेशन है, उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर है CSS के अंदर जो वो है ऐसे का। ऐसे जो आपने पास करना है वो सिर्फ बातों से पास नहीं होना, उसके लिए हमें जो इंग्लिश जो है ना वो अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छी इंग्लिश आने, वहाँ पे बोलना तो हम है नहीं पेपर के अंदर, हमने वो लिखना है। तो अच्छा राइटिंग एक्सप्रेशन हमने बनाना है, वो हमने किस तरह डेवलप करना है वो हम उसकी स्ट्रेटजी आज पहली वीडियो हम इसी के ऊपर करेंगे। दूसरा उसके बाद कंसेप्चुअल बेस जो नॉलेज की है उसको बिल्ड करना है फॉर ऐसे एंड अदर पेपर्स। उसके बाद हम आएंगे जो कंपोजिशन का पेपर है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो जिसके अंदर ट्रांसलेशन, एडीएम, नरेशन और चेंज ऑफ वॉइस, करेक्शन वगैरह वो हमने कहाँ से और कैसे करनी है उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारा कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस का एनालिसिस करते हुए हमने सब्जेक्ट किस तरह सेलेक्ट करना है और फिर उनको तैयार किस तरह करना है। फिर हर सब्जेक्ट की अलग से स्ट्रेटजी है, ऐसे की स्ट्रेटजी देखेंगे, फिर इस्लामिक स्टडी की स्ट्रेटजी देखेंगे। उसके बाद हम जो बाकी दीगर सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी देखेंगे, किस तरह उनको तैयार किया जाए और नॉलेज कहाँ से इकट्ठा, इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी की जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश एक्सप्रेशन को इम्प्रूव किस तरह किया जाए। इंग्लिश एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना है, राइटिंग एक्सप्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है। अगर राइटिंग एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें किसी ऐसी अच्छी राइटिंग वाली चीज़ को, बुक को, या कोई ऐसी राइटिंग हो जो जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश लिखी गई हो, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया हो, हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ हम आइसोलेशन में तो सीख नहीं सकते, कोई हमें जितना मर्जी बताता रहे हम उसको नहीं सीख पाएंगे। एक बात याद रखें, अ गुड रीडर बिकम्स अ गुड राइटर। आप अच्छे रीडर बनेंगे तो अच्छा राइटर बन पाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या? एक्सप्रेशन है बात को एक्सप्रेस करने का तरीका। कोई एक चीज़ है उसको मैं पेपर के ऊपर एक्सप्रेस करना चाहता हूँ इन वर्ड्स, वो अगर मैं किसी 5वीं क्लास के बच्चे को दूंगा तो वो डिफरेंट स्टाइल में एक्सप्रेस करेगा, वो अगर 10वीं वाले को दूंगा वो डिफरेंट स्टाइल में एक्सप्रेस करेगा। अगर वही मैं किसी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को, तालिब इल्म को दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेगा। वर्ड्स इंग्लिश के ही होंगे, टेंसेस वही इस्तेमाल हो रहे होंगे, लेकिन सेंटेंसेस की जो कंपोजिशन है, कोई कभी सिंपल सेंटेंस बनेगा, कभी कंपाउंड, कभी कम्प्लेक्स, कभी फ्रेजेस, कभी इन्फिनिट फ्रेज, कभी अफर्मेटिव फ्रेज, डिफरेंट किस्म के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए हम जो राइटिंग हमारा स्टाइल है ना वो बहुत निखार के सामने आता है। तो ये हमने कहाँ से सीखना है? ये हमने सीखना है डान से। मेरी यही प्रैक्टिस रही है, मैंने डान को बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मैंने ऑलमोस्ट 6 माह मैं डेडिकेट किए थे कि मैंने 6 माह डान को ही पढ़ना है, उससे मैंने वोकैबुलरी सीखनी है और इंग्लिश ये सेंटेंसेस बनाने का एक्सप्रेशन सीखना है। जब इतना डान मैंने डेली पढ़ा तो एक वक्त ये आया कि मुझे इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सेंटेंस के अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके इवन के यूजेस का भी नहीं पता होता था, लेकिन मैं करेक्ट यूज़ कर रहा होता हूँ। वो किस वजह से? क्योंकि मैंने पढ़ा ही इतना है कि वो मेरी हैबिट में डेवलप हो गई चीज़ें। तो यही वजह है कि आज भी मैं चीज़ों को वैल्यूएट करता हूँ, स्टूडेंट्स के ऐसे को वैल्यूएट कर रहा हूँ। तो मुझे ये सारा चीज़ जो डेवलप हुई है भाई ये डॉन को पढ़ के डेवलप हुई है। उसके लिए जब करना आपने क्या है, आपने एक रजिस्टर बनाना है। ये रजिस्टर मेरा आपके सामने है, ये रजिस्टर मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर 3000 वर्ड है मेरे, ऑलमोस्ट 3000 वर्ड का ये मेरा रजिस्टर है। इसके अंदर मैंने रजिस्टर को किस तरह बनाया हुआ है ये मैं आपके सामने खोलता हूँ। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये मैं डाउन से निकाले हुए हैं, ठीक है। ये टेरेस्टर जिसे देख रहे हैं, इवेंट्स, थेफ्ट वगैरह, थ्रिफ्टी और फ्रोगल, ये सारे वर्ड जो है ना मैंने डाउन से निकाले हुए हैं।
अब करता मैं क्या हूँ, ये मैं डॉन से वर्ड निकाला, उसका आगे मीनिंग लिखा और नीचे जो सेंटेंस है वो सारा वो डॉन वाला ही मैं कॉपी करता हूँ। ठीक हो गया। आप सारे वर्ड देख लें, नीचे जो सेंटेंस होंगे सारे वो डॉन से कॉपी किए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत मिसकंसेप्शन फैलाई जाती है कि आपने कोई वोकैबुलरी का वर्ड याद करना है तो उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखें। मैं कहता हूँ अपने वर्ड्स के अंदर कैसे लिखें, हमें तो वर्ड्स बनाने नहीं आ रहे, हमें तो सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे इसलिए तो हम डॉन को पढ़ना चाह रहे हैं, हम सेंटेंस बनाने तो सीख रहे हैं। तो स्टार्ट के अंदर एस्पायरेंट्स को मैं ये गाइड करता हूँ कि कभी भी अपने सेंटेंसेस ना बनाएं। आप वही सेंटेंसेस जो आपने डॉन से पढ़े या किसी और आर्टिकल से पढ़े वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं, आप उससे अच्छा एक्सप्रेशन नहीं अभी बना सकते, उससे अच्छा तरीके से नहीं आप लिख सकते। तो आपने क्या करना है, डॉन के उसी लाइन को आपने अपने रजिस्टर में लिख लेना है। जब आप उसी लाइन को अपने रजिस्टर में लिख लेंगे और बार बार इस रजिस्टर को रिवाइज करेंगे, वो लाइनें आपकी नज़रों के सामने गुजरेंगी, आप उसको पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी कि अच्छा ये इसके अंदर सेंटेंस किस तरह बन रहे हैं। आप प्रेपोजिशन कहीं पे इस्तेमाल हो रही होगी आप किसी वर्ब के साथ, तो वो आप बार बार पढ़ के वो प्रेपोजिशन आपको याद हो जाएगी कि इसके साथ तो ये वाली प्रेपोजिशन आती है। ठीक हो गया। तो ये वाली प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर 2027 के में पेपर आप होना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ आप 2 माह कम से कम इस प्रैक्टिस को लाजमी दें, 2 माह डेडिकेटेड दें कि और काम ना करें। ठीक है। 2 माह के बाद फिर आप बाकी सब्जेक्ट ऐड करना शुरू करें इसके अंदर, और साथ ये प्रैक्टिस जो है ये तो ताहियात चलती रहेगी जब तक आपकी एलोकेशन नहीं हो जाती, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। मैंने इस प्रैक्टिस को तब तक किया जब तक मेरी एलोकेशन नहीं हो चुकी थी। और ये मैंने रजिस्टर अभी भी आज भी अगर मैं डॉन को पढ़ता हूँ तो मैं साथ बैठता हूँ, अपना ये रजिस्टर पास रखता हूँ, उसमें वोकैबुलरी लिखता हूँ और जो वर्ड मुझे सेंटेंस मिलता है, अच्छा सेंटेंस मिलता है, वो मैं लिख लेता हूँ। और इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ है, अब बात करेंगे ना फ़ायदा इसका मुझे क्या हुआ। फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि मैंने बगैर एवेल्यूएशन के ऐसे पास किया। अब ये लोग मानने में नहीं आता लोगों का कि भाई बगैर एवेल्यूएशन के आपने ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख लिया। और ये एक दफ़ा नहीं, मैंने 4 दफ़ा ऐसे पास किया। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे पास किया, मैंने PMS 2022 के अंदर मेरा पास क्वालिफाइड था, उसके अंदर मैंने ऐसे पास किया। मैंने CSS 2024 में ऐसे पास किया, मैंने PPSC के ऐसे पास किए। तो ये सारे कहाँ से पास हुए, ये मेरे इस रजिस्टर ने मुझे हेल्प की कि मैं अच्छे सेंटेंसेस लिख पाया, अच्छे वर्ड्स लिख पाया। अब बहुत डिफिकल्ट वर्ड की मैं बात नहीं कर रहा कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड आप सीखें, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आपने सीखने, आपने सिर्फ एक्सप्रेशन सीखना है। वर्ड जो डिफिकल्ट आप सीखेंगे वो आपको कंपोजिशन के पेपर में हेल्प करेंगे। जब आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स सॉल्व करते हैं उसके अंदर वो आपको हेल्प करेंगे। बाकी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रेगुलर यूज हो रहे होते हैं, लेकिन आम बंदा जो जिसने अभी स्टार्ट किया उसको मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन वो आम यूज के वर्ड होते हैं जो कि इंग्लिश डिस्कोर्सेज के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर बाद में आपने जब 2 महीने माह की ये प्रैक्टिस कर लें, 2 माह की प्रैक्टिस के बाद आपने क्या करना है, आपने 10-12 जो है ना 10-12 वर्ड लेने हैं, एक जगह पे लिखने हैं, उनको लिख कर आपने फिर एक पैराग्राफ बनाना है। वो पैराग्राफ के ऊपर आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ में वो जो 10-12 वर्ड्स आपने लिखे उनको ऐड करने का, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। जब आप ये 10-12 वर्ड उस पैराग्राफ में ऐड करेंगे, लिखेंगे, और एक तो आपका वो एक्सप्रेशन जो डॉन से आप कॉपी कर रहे हैं, डॉन से सीखा हुआ है, वो इंप्रूव हो रहा होगा, और दूसरा जो वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पैराग्राफ में वो भी डॉन की तरह आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ही डॉन को अभी। फिर जब ये पैराग्राफ आप बना लें, इसको कॉपी करके चैट GPT में डाल लें, उसको कहीं इसको ग्रामेटिकली चेक करें, वो ग्रामर की जो मिस्टेक्स होंगी थोड़ा बहुत वो भी दूर हो जाएंगी। और इस प्रैक्टिस को आपने डेली एक रजिस्टर को जब आप बना रहे हैं तो रोजाना आप स्टार्ट के अंदर वो पूरा दिन आप डॉन के आर्टिकल्स को पढ़ें, एडिटोरियल्स को पढ़ें। जब बाद में आप 1-2 माह की प्रैक्टिस आपकी हो जाए, फिर इस प्रैक्टिस को सिर्फ 2 घंटे दें सुबह दिन के अंदर। सुबह उठकर मेरी प्रैक्टिस यही थी, सुबह उठते साथ ही पहले मैं 2 घंटे इसको देता था, इसमें मैंने वोकैबुलरी को रिवाइज करना होता था और मैंने ये थोड़ा सा एक आधा पैराग्राफ बनाना होता था। आप भी रोजाना इसको 2 घंटे, आधा घंटा दे सकते हैं। इससे आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा और आपको ऐसे भी पास होगा और आपको प्रेसी के अंदर भी हेल्प करेगा। और मजे की बात यह है कि मेरे कंपोजिशन के अंदर भी 52 मार्क्स हैं और मैंने कभी प्रेसी भी नहीं किसी को चेक कराई, ना पेपर से पहले कभी लिखी है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप ये कर लें, और ये सब्र से करने वाली प्रैक्टिस है, 5-6 माह इसके ऊपर लगाने वाले हैं। अगर आप ये सब्र के साथ लगा लेते हैं तो आप भी ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल। और आज के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि नॉलेज बेस जो कि ऐसे के अंदर हमें चाहिए वो किस तरह बिल्ड की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।